जी पार्ट 2 स्टार्ट हो गया है। भाई ने ब्रेक में एक सवाल दाग दिया था, मैंने कहा आपसे शेयर कर लूँ। भाई कह रहे हैं कि मैंने ना बैठे-बैठे चेक किया फटाफट और मैंने इन दोनों को जब डिफरेंशिएट करके देखा, तो इस बिल्डिंग की भी रिमेनिंग लाइफ 21 ही थी। अगर ऐसा ना होता तो फिर तो ज़ाहिर है फिर उसकी अलग लाइफ पे उसको डेप्रिशिएट करते, इसको अलग करते। ठीक है? खामोशी केस में भी यही अज़्यूम करते हैं, चेक भी हो सकता है। ठीक है? अच्छा जी। अच्छा ऐसा है जी अब कल मैं कुछ कॉन्सेप्ट्स दे रहा था, वो कौन से सफ़े पे थे सवाल? जहाँ पे हमने एक सवाल भी बनाया था। 16वां सवाल था आई थिंक, 15-16 ये। और यहाँ पे हमने नहीं ये नहीं था, ये ऐसे ही नहीं, ये भी नहीं, ये रहा। इसका सोल्यूशन हमने क्लास में कर लिया था। ठीक है? अब एक छोटी सी चीज़ और है जी, एक कॉन्सेप्ट है बड़ा ही अहम, वो ज़रा समझ लीजिए। ये आखिरी कॉन्सेप्ट है देखा जाए तो, उसके बाद छोटी मोटी चीज़ें रह जाएंगी। तो IAS 37 की बुनियाद आज डाल भी सकते हैं। हो सकता है आज फिर मैं IAS 12 पे ही रहूँ और 37 मंडे से भी शुरू कर दें, दोनों में से। अगर आज करेंगे तो थोड़ा सा करेंगे, अगर मंडे को किया तो फिर तकरीबन कोई 1.5 घंटे से भी ज़्यादा IAS 37 ही करते चले जाएंगे। यानी कि 2 दिन में तोड़ के जो काम करना था वो 1 दिन में, तो ये हो सकता है, प्लस माइनस तो चलता ही रहता है। इसका सोल्यूशन डन इन क्लास, डन इन लेक्चर नंबर 41 था, आज 2 है। अच्छा अच्छा जी, एक क्वेश्चन है आपके सामने अब। मैं कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ बेसिकली अनयूज्ड टैक्स लॉसेस का ही, मतलब आपको है, कॉन्सेप्ट है, लेकिन एक बारीक बात जो स्टैंडर्ड ने लिखी हुई है वो आपको बताई नहीं गई थी, ताकि आप ट्रीटमेंट पहले सीख लें। अब वो बारीक बात बता के उसके असरात का आपको बताना चाह रहा हूँ मैं। एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी 2015 के टैक्सेबल प्रॉफिट की बजाय क्या आ गया, टैक्स लॉस। 200। अभी 2016 भी मैंने बताना है, फिलहाल उसको साइड पे रखते हैं। और इसके बाद ये पहली बात आ गई। दूसरी बात, जनरल टैक्स रेट इज 30%। ठीक है जी, लेकिन आपने आपने तो बस क्या किया था 2015 में, यहाँ पे अगर बनाऊं सोल्यूशन इसका, यहाँ पे चलाते हैं। अच्छा, तो करंट टैक्स की वर्किंग करेंगे हम 2015 की, और डेफर टैक्स की वर्किंग करेंगे। तो करंट टैक्स की वर्किंग में पीबीडी से काम शुरू होता है और चलते चलते हम पहुंच जाते हैं 2015 की मैं बात कर रहा हूँ। तो मसलन हम जब आए यहाँ पे तो 200 रुपये का क्या आ गया हमें। अब हम कहा करते थे जी कि ये तो टैक्सेबल प्रॉफिट की बजाय क्या आ गया, टैक्स लॉस। टैक्सेबल प्रॉफिट भी आ सकता है, चलो यूँ ही लिखता हूँ, टैक्सेबल प्रॉफिट या टैक्स लॉस, ऐसा ही है। अच्छा, अब मसलन ऐसा भी तो हो सकता है कि पिछले साल का भी कोई ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस पड़ा हो, तो वो मज़ीद भी यहाँ पे आ सकता है। बहरहाल ब्रॉड फॉरवर्ड टैक्स लॉसेस मैं फ़िलहाल इस एग्जांपल के अंदर क्या कह रहा हूँ जी, कोई नहीं है। और ये हमारा 2015 एंड हुआ, और इसमें मेरे पास टैक्सेबल प्रॉफिट की बजाय क्या आ रहा है, टैक्स लॉस। अब असूल क्या पढ़ाया था, असूल क्या पढ़ाया था कि जिस साल का करंट टैक्स होता है उस साल की
करंट टैक्स की वर्किंग में नज़र आता है, जबकि अगले साल की डेफर्ड टैक्स की वर्किंग में आता है। ऐसे ही है। तो इससे अगला काम हम किया करते थे, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी स्लैश एसेट एज ऑन 31 दिसंबर 2015 की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो हमारी वर्किंग होती थी कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस्ड डिफरेंस वाली। ज़रा प्लानिंग करके चलो, फोटो भी तो खिंचवानी है ना आप। अच्छा, कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस डिफरेंस और टैक्स, ठीक है जी। तो मैंने आपको कहा था कि कोई कैरिंग अमाउंट नहीं, कोई टैक्स बेस नहीं, कोई डिफरेंस नहीं, सीधा ये अनयूज टैक्स लॉसेज जो हैं वो सीधा चले जाते थे। यार यहीं से ही ना फसाद की जड़ यहीं से चल रही है, इसको ज़रा इधर करें। अच्छा जी, तो हमारे होते थे जी अनयूज टैक्स लॉसेज, अनयूज टैक्स लॉसेज। तो हमने उसके लिए असूल क्या बनाया था कि इनको आपने बारों बार इनके ऊपर ये एक फ़ायदे की चीज़ है। इन अनयूज टैक्स लॉसेज ने हमें फ्यूचर में क्या करना है जी, फ़ायदा देना। तो मैंने यूं करके लाइन लगाई थी कि जी सीधा ही आपने ना इधर आके ब्रेक लगानी है, ठीक है। और इस पे क्या बुक कर लेना है, डेफर टैक्स एसेट। तो हमने पकड़ा था 200 और उस पर लगाया था 30%, और उसके बाद सीधा इधर आके कितना बनता है 60 का डेफर टैक्स एसेट बुक किया था। बड़े ध्यान से आपने सुनना है इसको, ठीक है जी। उसके बाद अब अगर सवाल में सिर्फ यही एक चीज़ है मसलन, तो मेरा और कुछ भी नहीं है, तो मैं डेफर टैक्स लायबिलिटी एसेट का लेजर बनाऊं, तो 1 जनवरी 15 पे मेरे पास कोई भी एसेट नहीं था, सवाल में नहीं गिवन। फिर उसके बाद 31 दिसंबर 15 पे मेरे पास ये एक एसेट आ गया, कितना 60 का, ठीक है जी। और उसके बाद मैंने बैलेंसिंग फिगर निकाली, डीटी कितना जी 60 आ गया, ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम जाया करते थे रेकन्सिलिएशन की तरफ। भाई ऐसा ही है। तो रेकन्सिलिएशन में मतलब नोट के अंदर टैक्स एक्सपेंस का नोट होता था जिसमें सीटीई आता था, डीटीई आता था, हमें इससे कोई लेना देना नहीं होता था इस एडजस्टमेंट की हद तक बात करूं तो। लेकिन अब तो आ गया क्या, 2015 में सीटीई तो कोई नहीं है सवाल में, टैक्स है ही नहीं, और डीटीएल डेबिट डीटीई क्रेडिट कितने से 60 से, और ये नेगेटिव ही नज़र आता है 60 ऐसे, यानी कि टैक्स एक्सपेंस हमारा पीएनएल के फेस पे जाएगा -60। मतलब इधर नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव वहाँ पर उल्टा जाके बढ़ जाएगा। फायदे की चीज़ है ना। यहाँ तो हमने ऐसे ही शो करना है ना, एक्सपेंस यहाँ पे पॉजिटिव शो करते थे और वहाँ पे जाकर फिर नेगेटिव लिखते हैं ना, ये वो बात हो रही है। अच्छा, तो रिकन्सिलिएशन के अंदर हमने पीबीटी, टैक्स रेट और टैक्स लिखा, तो हमें कुछ भी नहीं करना पड़ा। क्या करना पड़ा, कुछ भी नहीं किया हमने, यहाँ पे कुछ भी नहीं करते थे, बस सिंपल। तो ये सिंपल सवाल चल रहा है हमारा, इतना पीबीटी है जी, इतना टैक्स रेट है और इतना टैक्स है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं हुआ करता था। ये तो बात है पुरानी। अब यहाँ तक हमने पढ़ा हुआ है, कोई ऐसी चीज़ जो समझ ना आ रही हो तो बताएं जी। यहाँ तक हमने पढ़ा हुआ है, कोई चीज़ जो समझ ना आ रही हो प्लीज़ बताइए, प्लीज़ बताइए। नहीं को मसला, आगे बढ़ाऊँ अब बात को फिर, अब बोलो। अगर ये चीज़ समझ में है तो फिर नई चीज़ सिखाऊंगा। अच्छा अभी तो देखो, हमारे ना सवाल में एक लाइन लिख दी गई, वो लाइन ना बड़ी ख़तरनाक है असल में, हमें पता नहीं था क्योंकि आज तक हमारे सामने वो आई नहीं हुई है लाइन। तो लाइन सवाल में लिखी हुई आ गई नज़र हमें
एज ऑन 31 दिसंबर 2015 it was expected that future taxable profits will be available. Future taxable profits, इधर देखो, will be available, अभी मैंने लिखा नहीं, समझिएगा। असल में IAS 12 ये कहता है कि अगर आपने, भाई जाग जा, वहम बात कर रहा हूँ भाई, इसको जरा पक्का जगा देना यार, उठ के आमिर भी जगा दो इसको, बेचारा बहुत ही लंबा सो गया। ऐसे चेक करो, पक्का सोया होगा। ठहर कर, हाँ हाँ उठा दो, चेक करो सामने। कैसे हैं आप? आपकी हिम्मत है, हैं? अच्छा, IAS 12 ये कहता है कि आप अनयूज्ड टैक्स लॉस पे डेफर टैक्स सिर्फ उस सूरत में बुक कर सकते हैं अगर आपको ये उम्मीद हो कि फ्यूचर में टैक्सेबल प्रॉफिट्स अवेलेबल होंगे जिनके अगेंस्ट आप इसको बुक कर सकें। अब वो फ्यूचर में 1 साल में, 2 साल में, 10 साल में, 20 साल में, जब कभी अवेलेबल हो, ठीक है। अगर आपको उम्मीद है मसलन कि फ्यूचर के अंदर मैक्सिमम 180 के प्रॉफिट्स ही आएंगे हमें, फिर बिजनेस ही बंद हो जाना है, बस हमें नजर आ रहा होता है ना, एक्सपेक्टेशन है अपनी, ठीक है। तो एज ऑन 31 इट वाज एक्सपेक्टेड दैट फ्यूचर टैक्सेबल प्रॉफिट्स विल बी लिमिटेड टू 180 बोला था मैंने, विल बी लिमिटेड एंड only rupees 180 of taxable profits will be available. ठीक है जी। Only taxable profits, 180 of taxable profits will arise in future years, यूं लिख लें, will arise in future years। अब मुझे बताओ, क्या ये मुनासिब है कि हम डेफर्ड टैक्स 60 रुपए का एसेट बुक करें? ये मुनासिब है? ये मुनासिब नहीं है। अगर ये सिचुएशन आ जाए, ये बहुत ही खतरनाक लाइन है। ये जनाब एक खतरनाक लाइन है जिसने आपको क्या कह दिया कि आपके जो अनयूज्ड टैक्स लॉसेस हैं 200 के, वो तो पूरी तरह से एडजस्ट ही नहीं हो पाएंगे, क्योंकि फ्यूचर ईयर्स में आपका अंदाज़ा, अच्छा ये अंदाजे में चेंज अगले साल करना है, वही तो पढ़ाना है आपको, लेकिन ये क्या है, ये खतरनाक लाइन है, ठीक है। आपको फ्यूचर में टैक्सेबल प्रॉफिट्स ही कितने अवेलेबल होंगे? 180। तो फिर इधर देखो ज़रा, मैं इसका हल बता रहा हूँ पहले। अगर ये लाइन आ जाए, ये सिचुएशन आ जाए, तो फिर क्या होगा? सो अ डेफर्ड टैक्स, a deferred tax asset of only rupees कितना बनता है 180 का 30%? 54, 180 into 30% will be recorded। ठीक है बच्चों, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि भाईजान मेहरबान कदरदान हो नहीं सकता, ये क्या कर लो 180, तो फिर ये भी क्या कर लो 54, तो फिर यहाँ पे 54 आ गया, और आपने सिर्फ एसेट कितना बुक किया अब? तो यही आपके सवाल में बुक होना है। कोई मसला इसमें? तो बोलो, समझ आ गई बात? तो ये मैंने तोड़ के इसीलिए करवा रहा हूँ कि 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप सीखें। तो ये सिचुएशन है जनाब, अगर फ्यूचर के IAS 12 कहता है कि टैक्स लॉसेस पर डेफर्ड टैक्स एसेट बुक करने की इजाज़त सिर्फ तब है अगर आपको ये उम्मीद हो कि फ्यूचर में टैक्सेबल प्रॉफिट्स अवेलेबल होंगे, आप उनके अगेंस्ट ये लॉस एडजस्ट कर सकेंगे। तो जितनी एक्सपेक्टेशन है, आज से पहले चुप है तो उसका मतलब होता है कि सारे ही बुक कर लो, लेकिन आज तो बोल दिया कि फ्यूचर ईयर्स में बस 180 का प्रॉफिट आना है, तो फिर डेफर्ड टैक्स एसेट 280 का ही बुक किया आपने। ये हमारा 2015 गुजर गया, खैर से गुजर गया जी अब,
ठीक है। अब 2016 जब आया तो भाई हालात का खालिक भी अल्लाह है। अल्लाह ने हालात बेहतर कर देने हैं, अल्लाह के लिए कोई मुश्किल है जी। तो अल्लाह ने हालात को बेहतर कर दिया और एक्चुअल में पहले ज़रा कॉपी तो कर लूँगा। चलो कहना इतनी तेजियां ना करो, अब तो आ गया। लो जी, हालात के अंदर कुछ बेहतरी महसूस कर रहे हैं हम, हालात अच्छे आए और फिर कारोबार है, कारोबार बेहतर हो गया। और अल्लाह की शान, दरअसल जब 2016 आया, अब ये मैंने बाद में इसीलिए 2016 मेरे सामने नहीं था, ये लाइन 2015 पर लिखी गई है। 16 में जब गए तो माशाल्लाह 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 350 का गेन आ गया। टैक्सेबल लॉस की बजाय टैक्सेबल प्रॉफिट आ गया। तो यूं ही लिख देता हूं, टैक्सेबल प्रॉफिट भी आ सकता था, लॉस भी आ सकता था। 15 में लॉस था, 16 में टैक्सेबल प्रॉफिट आ गया। जो करंट टैक्स की वर्किंग होने के बाद जो टैक्सेबल प्रॉफिट निकलता है ये वो है, ठीक है। अब 2016 के अंदर आपने टैक्सेबल प्रॉफिट देखा कितना, 350। अब 15 का अनयूज टैक्स लॉस, 15 का अनयूज टैक्स लॉस 15 की करंट टैक्स की वर्किंग में जाता है और 16 की डेफर टैक्स। अब भाई टैक्स वालों को इससे क्या कि आपने कितने पे डेफर टैक्स बुक किया था, आपका 350 प्रॉफिट आया, तो टैक्स वालों के असेस्ड टैक्स लॉसेज होते हैं ये, वो 200 के उन्होंने पहले से माने हुए हैं कि आपके लॉसेज आए हुए हैं। तो फिर आप आकर 2016 में पूरे का पूरा 200 एडजस्ट करोगे और आपका टैक्सेबल प्रॉफिट कितना आ गया, 150, ठीक है। अब जब ये टैक्सेबल प्रॉफिट आ गया तो इसके ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। कितना, 30, 40, 30, 45। अच्छा, अब मुझे बताओ, आपने जो 54 का टैक्स बुक मतलब एसेट बुक किया था, अगर सिर्फ आप यहां पर वही 180 मिसाल के तौर पे एडजस्ट करते 180, तो यहां पे क्या आता, 170, और यहां पे क्या आता, 50। तो 6 रुपए का एक्सपेंस ज्यादा पड़ना था, ऐसे ही है ना। अभी आपने जब पूरा 200 एडजस्ट किया तो इससे आपको फायदा कितना हुआ, 45 पे आ गया ना टैक्स। तो आपको जो फायदा हुआ वो दरअसल 54 से ज्यादा हुआ है, यानी टोटल फायदा आपको कितना हुआ है, इस 200 के 200 पे आपको 30% बच गया ना। 200 पे 30% का मतलब क्या है, आपको बचत हो गई पूरे 60 की, जबकि आपने सोचा था बचत कितनी होगी, 54 की। बात समझ आ रही है, ये बात समझ आ रही है कि 54 का एसिड बुक किया था। ये तो मिटाओ यहां से यार, इस साल में तो ये अनयूज बचा ही नहीं, इसको तो हटाओ जी। अच्छा जी, मैं ये कह रहा हूं कि 2016 के अंदर आपने फायदा कितना ले लिया, 60 का, जबकि ये फायदा पिछले साल आपने बुक कितना किया था, 54 का। तो कितना फायदा बुक नहीं किया था, 6 का, तो उसको फिर आज बुक कर ले। अब उसको बुक कहां करना है, रेकंसिलिएशन में जाकर, क्योंकि करंट टैक्स बिल्कुल ठीक है, डेफर टैक्स बिल्कुल ठीक जा रहा है। तो मसला क्या आएगा फिर, जब टैक्स एक्सपेंस निकलना है तो वो करंट टैक्स और डेफर टैक्स से मिलके निकलता है। शुरू करते हैं जी काम। सबसे पहले तो 45 का टैक्स आ गया, आपने एंट्री की CTE डेबिट, CTP क्रेडिट। फिर डेफर टैक्स लायबिलिटी एसेट एज ऑन वाली वर्किंग में कुछ ना आया, ठीक है। और ओपनिंग बैलेंस यकम जनवरी 16 पर 54 का पड़ा है, क्लोजिंग क्या हो गया, 0 हो गया। तो यहां से रिवर्सल कितना पड़ा, 50। अब इसकी एंट्री आपने की, एंट्री बोलो, DTL/A क्रेडिट और DTE, तो यहां पे आपने 54 लिख दिया। अब टोटल कितना बना, ठीक है। अब 350 के ऊपर आप जरा लगाएं 30%,
10 है कि नहीं, वही फर्क। वजह क्या हुई, आपने जब टैक्स एक्सपेंस निकाला तो यहाँ पे आपको 60 रुपए का फायदा मिला है, जबकि आपने पिछले साल जो फायदा बुक किया था वो 54 का किया था, तो 6 रुपए का फायदा यहाँ पर कम नजर आया आपको। ऐसे ही है ना, जबकि यहाँ पर 350 पे रेट लगा रहे हैं तो आपका टैक्स तो बन रहा है 105। ये 105 क्यों बन रहा है, असल में वो 6 रुपए का फायदा आपने जो पिछले साल बुक ही नहीं किया था, वो इस एक्सपेंस के अंदर आ नहीं सका उसका असर। तो फिर ये आखिरी आइटम है, वो क्या है जी, प्रीवियसली अनरिकॉर्डेड। प्रीवियसली अनरिकॉर्डेड अगर डेफर टैक्स एसेट है, प्रीवियसली अनरिकॉर्डेड डेफर टैक्स एसेट जो है उसको रिकॉर्ड कर लेना होता है। तो कितना है जी अनरिकॉर्डेड, आपने 20 रुपए पे टैक्स डेफर टैक्स एसेट रिकॉर्ड नहीं किया था, तो 20 का 30% करो, कितना आता है 6। अब मुझे बताओ, एक फायदा आपने रिकॉर्ड, एक एसेट रिकॉर्ड नहीं किया था, आज जब उसको रिकॉर्ड करोगे तो उसके रिकॉर्ड करने से आपका एक्सपेंस बढ़ेगा या कम होगा, कम होगा, तो 6 क्या कर लो माइनस। तो ये हमेशा ही क्या हुआ करेगा, अनरिकॉर्डेड जब रिकॉर्ड किया करेंगे, एसेट जब रिकॉर्डेड ना हो उसको रिकॉर्ड करें तो वो फायदा देता है या नुकसान, एसेट का बढ़ना फायदा या नुकसान। तो बस ये ऐसे ही है, प्लस हुआ करेगा हमेशा, ओ सॉरी माइनस हुआ करेगा, क्योंकि ये क्या है एक्सपेंस। तो एक्सपेंस को हमने क्या कर दिया कम, एसेट का बुक होना फायदा देता है, फायदा कैसे दे रहा है, इस एक्सपेंस को कम करके। बहरहाल अब ये एक आइटम अगर याद भी, लॉजिक मैंने आपको दी है लेकिन फिर भी याद ये इतना ही रहना है पर्चे के अंदर, आप बस इसको ऐसे ही याद रख लें। कितना आ गया जी 99। तो ये आपका आखिरी रेकनसाइलिंग आइटम था। कितने बन गए टोटल, कितने बन गए, 7 बन गए, ज़बरदस्ती 7। भाई का बिल्कुल दिल नहीं कि हम इस तरह से 7 करें, लेकिन हमने ज़बरदस्ती उनको 7 ही किया हुआ। ठीक है, पहला एग्जेम्प्ट इनकम, दूसरा डिडक्शन नॉट अलाउड, ये तो साइन उठाया करंट टैक्स से और पूरा रेट लगा दिया। तीसरा सेपरेट रेट इनकम, चाहे वो करंट टैक्स से आए चाहे डेफर टैक्स से आए, तो मैंने इसको 2 बोला है, भाई कह रहे हैं 1, 4 हो गए। उसके बाद रेट चेंज, वो जो लाल वाला होता था 35 से, ओपनिंग सही नहीं है, सही करना है, अभी देखेंगे कभी क्लोजिंग भी करना पड़ेगा, लेकिन होना वही है, इफेक्ट ऑफ रेट चेंज, 5 हो गए। फिर प्रायर ईयर की अंडर ओवर प्रोविजन की एडजस्टमेंट, सीटी प्रायर, फिर ये 6 हो गए, और 7वां आ गया प्रीवियसली अनरिकॉर्डेड डेफर टैक्स एसेट। अब ये हमेशा माइनस ही होना है, प्लस तो नहीं हो सकता ना। डेफर टैक्स अनयूज्ड टैक्स लॉस पे सिर्फ एसेट बुक होता है, वो एसेट आपने कम बुक किया क्योंकि एक्सपेक्टेड लॉस, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कम थे, तो बाद में अच्छा अगर वो 180 से कम आते कोई मसला नहीं था, फिर अनयूज्ड आगे चलता, जैसे पहले सवाल किया हुआ है, लेट से 80 रुपए का प्रॉफिट आता तो 180 के ऊपर ही डेफर टैक्स बुक किया है, तो हम वो पूरा 200 भी अगर एडजस्ट करते तो उसके बाद फिर हर साल एस्टीमेट बदल भी सकता है। बहुत नींद आ रही, तुम रात नींद पूरी करके नहीं आया, ठीक है। तो फिर डेफर टैक्स ऐसे उसी तरह से चलता, अनयूज आगे डेफर टैक्स में जाता, लेकिन यहां क्या हुआ, हमें उम्मीद थी 180 का प्रॉफिट आएगा पर 350 आ गया, अब जितना अनयूज था सारा यूज हो गया। अब हमने डेफर टैक्स बुक किया हुआ था 180 पे, 20 पे तो डेफर टैक्स एसेट बुक ही नहीं किया था, क्योंकि हमारा IAS 12 हमें पाबंद करता है इस बात पे कि जितना आपको अंदाजा हो, उम्मीद हो कि टैक्स प्रॉफिट आएंगे, उतना ही डेफर टैक्स बुक कर सकते हैं। तो जब वो ज्यादा आ गया तो हमने क्या किया, अनरिकॉर्डेड को रिकॉर्ड कर लिया। बेसिकली करंट टैक्स में तो उसने हमें फायदा दे दिया, अब डेफर टैक्स के अंदर चूंकि अनरिकॉर्डेड था ये 6 रुपए का फायदा, हमने तो सिर्फ 7 को ही रिवर्स किया, तो फिर रेकंसिलिएशन के अंदर हमने जाकर के इसको ऐड कर, मतलब इसका असर डाल दिया। क्या मतलब, एसेट के बढ़ने से, ये डेफर टैक्स एसेट के बढ़ने से आपका टैक्स एक्सपेंस क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है जी, लें जी, ये आखिरी कॉन्सेप्ट था, बाकी अब सवालात हैं और छोटी मोटी चीज़ें। किसकी बेस पर, क्या मतलब टैक्स रेट, हाँ हाँ, नहीं वो तो फिर ये होगा ना, अगर हमें पता होगा तो हम फिर ये डेफर टैक्स एसेट बुक करेंगे नए रेट के ऊपर। जो जनरल रेट है ना बेटा, इस साल खड़े होके पता चल जाए ना कि अगले साल क्या करना है, वो मैंने अभी आपको नहीं पढ़ाया, वो करेंगे इंशाल्लाह। तो उसके अंदर फिर पता है क्या होगा, मैं आपको बता दूं, अभी तक वो
रेट चेंज का इफेक्ट जब भी हम करते तो हम कहते थे लेजर में कहते थे ओपनिंग गलत है क्लोजिंग सही है। तो जब आप वाली सिचुएशन होगी ना कि जनरल रेट का हमें पता चल जाएगा हमारे साल में खड़े होकर अगले साल क्या है, तो फिर उस सूरत में हमें सवाल में एडजस्टमेंट ऐसे दे रहा होगा कि हमारा ओपनिंग सही होगा क्लोजिंग गलत होगा। वो इंशाल्लाह देखते हैं। आज तो नहीं, अब मेरा दिल आगे 37 शुरू करने बोर कर रहे हैं हमें, ठीक है ना, थक गए हैं आप, ये खत्म हो गया। अब इसके अंदर सवालात बहुत सारे हैं, एक एक दो दो करके करते रहेंगे, रोजाना एक सवाल आप करके आया करेंगे और अच्छे अच्छे सवाल हैं, उनमें एडजस्टमेंट्स भी होंगी, डिस्कशन होगी। जाहिर सी बात है घंटा लग जाए 1.5 लग जाए सवाल में कोई मसला नहीं है, लेकिन अभी कॉन्सेप्टली ये पूरा है। बस वो एक चीज़ है, वो जिस सवाल को होमवर्क में देना होगा उससे पहले बता के भेजूंगा, जाहिर है, ठीक है ना। तो आपने हर रोज़ अब IAS 12 का एक सवाल करना है, कम अज़ कम अगले 8 से 10 दिन, मतलब जब तक आप यूँ समझ लें टर्म टेस्ट तक आप हर रोज़ एक सवाल कर रहे होंगे, तो टर्म टेस्ट वाला सवाल भी इंशाल्लाह उसी हल्ले में ही हो जाएगा, ठीक है। तो अब ज़रा ये नोट, ये पिक्चर ले ली ना, ठीक है, समझ आ गया। रेकनसाइलिंग आइटम्स पूरे हो गए, मुबारक हो जी। वो पता नहीं कहाँ गया, यहीं पे यहीं था। सवाल बता दो ना मुझे, पेज नंबर बता दो मुझे। पेज नंबर 229। अच्छा यूं बोला करो, मैं पहुंच जाता हूँ सवाल पे, तो फिर वहीं पे एक्सट्रैक्ट्स होंगे। ये लो, यही था ना एक्सट्रैक्ट्स, ऊपर तो एग्जाम्पल है, चलो वो भी ले लो। अच्छा जी, अब होमवर्क की तरफ चलते हैं। तो रहेगी तस्वीर, जल्दी खींचो। देखें जी बच्चे, सारे तवज्जो करें, इधर देखें, मैं 1 बाय 1 सारे सवालों को देखता जाता हूँ। आज वीक एंड है, तो वीक एंड पे तो आपको पता है आपने थोड़ा काम ज़्यादा भी करना होता है। गैलेक्सी में कोई मसला आया था, सवाल ही किए हुए हैं पहले से हमने, चौथा हो चुका, पांचवां हो चुका, छठवां भी माशाल्लाह हो चुका, सातवां जो है ना जी, मेरे ख्याल में तो प्रैक्टिस ही है, कर लेने में हर्ज नहीं है, कॉन्फिडेंस आता है, लेकिन दिल करे, ऑप्शनल है, सातवां ऑप्शनल है, दिल करे तो कर लेना, नहीं तो बेशक ना करना। मैं असल में आपको 9 करा चुका हूँ, 10वां करा चुका हूँ, अब 7वें को छोड़े, ठीक है। ये 11वां है जी, ये किसी ने किया है जी, खुद से किया हो, ये पहला होमवर्क है, मस्ट होमवर्क। पर इसमें निकलना कुछ नहीं है, क्यों, देखो प्रॉफिट गिवन है, अकाउंटिंग डेप्शन इतनी है, टैक्स डेप्शन इतनी है, रेंट अलाउड एंड टैक्स पर पेमेंट बेसिस है, इंश्योरेंस है पेमेंट बेसिस पे, अदर इनकम में शामिल है इंटरेस्ट, डिविडेंड, बोरिंग कॉस्ट 2 मिल कैपिटलाइज हुई है, एप्लीकेबल टैक्स रेट है डिफरेंट, जिसको आप इंशाल्लाह काबू कर लेंगे, ठीक है इंशाल्लाह। बाकी इसको जाहिर सी बात है डिस्कस करूंगा अगर मसला करेगा तो। असल में तो मैंने आपको दुआओं के साथ वीकेंड पे होमवर्क दे के भेजना था, असल सवाल तो ये है। अब मुझे पता है इसको मैं कुछ प्रॉब्लम वाली एडजस्टमेंट्स है उनको डिस्कस कर दूं तो ये कोई मसला ही नहीं रहेगा, लेकिन मैं तो यूं चाहूँगा कि आपको भी आजमाया जाए। जैसे इम्पेयरमेंट का जिक्र ही कोई नहीं है आज तक किया हमने, उस सवाल में आ रही है तो कोई बात नहीं। NRV की एडजस्टमेंट की डिस्कशन शायद हो गई थी, कोई एक्सचेंज गेन लॉस की बात हो गई थी, ठीक है। कुछ जो है वो इंट्रो का पढ़ा हुआ यहाँ पे अगर टेस्ट हो रहा है मसलन तो वो देखेंगे आप। तो मेरे ख्याल में तो ये एक अच्छा सवाल है, स्प्रिंग 20 में आया था और 16 नंबर का सवाल है, तो ये सबसे मेन सवाल पहले आप ये कर लीजिएगा 12वां, फिर आप कर लीजिएगा 11वां। तो इसी तरह से हमने इनको लेना है आगे सवालों को भी। बस अगले सवालों में एक मसला है, एडजस्टमेंट 7 जो है वो क्या है, IFRS 9, वरना इस सवाल में भी कोई जान नहीं कदुका एडजस्टमेंट के अलावा। क्वेश्चन नंबर 14 में अगर आप आए तो यहाँ पे मेरे ख्याल में ये हो सकता है, हो तो सकता है, लेकिन ये लाइन आ गई है तो इस वजह से अभी इसको कर लेने में हर्ज तो नहीं है।
ट्राई किया जा सकता है। ये तो फिर वही मसला आ गया, वरना देखो बाकी सवाल सारा होता है, ये इस तरह का हमने काम किया हुआ। तो एक आधी एडजस्टमेंट IFRS 9 की अब ये पढ़ रही है, इस वजह से अब ये भी हो सकता है कि हम इसको IFRS 9 तक रोकें, और ये भी हो सकता है बाकी सवाल कर लें इसकी एडजस्टमेंट छोड़ के, और जब कर लें तो वापस आके यहाँ पे वो सारी एडजस्टमेंट्स को इकट्ठा ही कर दें। ये हर सवाल में तकरीबन आ रही है एक एडजस्टमेंट, तो ये भी पढ़ा नहीं हुआ, ठीक है। जैसे लीज को अब कोई मसला नहीं होता आपको, तो बिल्कुल ऐसी बाकियों में भी कोई मसला होना नहीं है आपको इंशाल्लाह। तो ये जितने सवाल हैं ये मैंने आपको इंशाल्लाह कराने हैं, बाय हुक और बाय क्रुक। लेकिन फिलहाल बारहवां तो करें ना जी, ठीक है। उसके बाद 14वें के बारे में सिर्फ थोड़ी सी बात ये बताता चलूँ, ट्राई करने में हर्ज नहीं है, 3 सवाल टोटल हो जाएंगे फिर, ओके। फिर मैं मंडे को आते साथ ही फिर ये बात करूँगा जी। देखो, एप्लीकेबल टैक्स रेट जो है वो 35% है 2020 का और उससे पहले। हाउएवर रेट रिड्यूस हो गया है 5% से बाय 5% फॉर 21 एंड फ्यूचर ईयर्स। लेकिन उस फाइनेंस एक्ट के थ्रू जो कि 20 दिसंबर 2020 को, इसका मतलब ये हुआ हम खड़े 2020 में, ऐसा ही है ना, और 2019, 18 पहले जो चला आ रहा था वो रेट क्या चला आ रहा था, यूँ मैं अज्यूम कर रहा हूँ 35%, ठीक है, और 2020 का भी 35, लेकिन 2021 का रेट 30 होना है, और इसका पता हमें चल गया है 2020 में खड़े होकर। अब 2020 की जब आप करंट टैक्स की वर्किंग करेंगे तो उसमें रेट क्या यूज़ करेंगे, जो करंट टैक्स की वर्किंग में आप टैक्सेबल प्रॉफिट निकाल लेते हैं, तो उस टैक्सेबल प्रॉफिट पे आप टैक्स क्या देंगे, किस रेट पर देंगे। जाहिर है इस साल का रेट तो यही होना है 35, ठीक हो गया। अच्छा, लेकिन जब आप डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी स्लैश एसेट एज ऑन वाली वर्किंग करेंगे तो उसमें कैरिंग अमाउंट, टैक्स बेस डिफरेंस और टैक्स, ये टैक्स किस पर देंगे, हाँ जी। अब इसमें इसका मतलब 2020 के अंदर होगा क्या, आपका यहाँ से जो टैक्स डेफर्ड टैक्स का बैलेंस निकलता होता है वो कहाँ जाता है, डेफर्ड टैक्स के लेजर में, ठीक है। अब जब डेफर्ड टैक्स का लेजर बना हुआ होगा तो उसका मामला क्या चल रहा होगा, 2020 19 का क्लोजिंग, 20 का ओपनिंग, मैं मिसाल के तौर पे कहता हूँ लाइबिलिटी है थोड़ी देर के लिए, तो वो लाइबिलिटी ओपनिंग 1 जनवरी 20 पर जो ओपनिंग होगा वो कितने % पे होगा। लेकिन चूंकि हमें अपने साल में खड़े होकर पता चल गया कि हमारे अगले साल रेट क्या होगा, तो 31 दिसंबर 21 पे कैरी डाउन 30% पे हमने रिकॉर्ड कर लेना है। अब रेट चेंज तो इफेक्ट तो आ रहा है, अब ये पहली बार ऐसा हो रहा है। और अगली बात जब आप इस 2000 ये बात हो रही है 2020 की करंट टैक्स की, बात हो रही है 2020 के डेफर टैक्स की, और बात हो रही है 2020 के डेफर टैक्स के लेजर की। तो नोट 2020 का जो है उसमें जो रिकंसिलिएशन होगी उसमें रेट कौन सा होगा, ये पता है ना, बातें अलग अलग याद कराई हुई हैं स्टेप बाय स्टेप। अब हमारा रेट वो है जो रिकंसिलिएशन में पड़ा होता है, तो वो तो कौन सा है, इसका मतलब ओपनिंग ठीक है, क्लोजिंग में मसला है। अब क्लोजिंग को 30 से किस पे ले जाना है, तो फिर अब ये नहीं सोचना ये क्लोजिंग है या क्या है, ये लायबिलिटी है या एसेट है, बहुत सादा सा काम है, क्या किस तरफ पड़ा हुआ है, डेबिट साइड पे। इसको बढ़ाना है तो इधर 5% से इसको बढ़ा देंगे, DTE लाल वाला आ गया, और उसके बाद बैलेंस ही निकल आएगा डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस। तो क्या ख्याल है, ट्राई किया जा सकता है, हैं? खैर है, कोई बात नहीं, देख लेंगे। तो भाई आपका होमवर्क बना, पास पेपर
IS 12 का ये होमवर्क है। पास पेपर 11, फिर पास पेपर 12। 11 का नाम क्या है जी? ट्राइएंगल। 12 का दुआ लिमिटेड, और 13 का 14 है, बल्कि 13 ही 14 है, मबरूम लिमिटेड। तो तुम लोगों ने दुआ लिमिटेड और मबरूम लिमिटेड पास पेपर कर लिए हैं? देख लो, तुम लोगों ने करके आना है, ये आगे भाग रहे हैं आजकल, ठीक है? चलें। आ जाए यार, बिस्मिल्लाह तो कर ही दें ज़रा। मंडे से करना है? अच्छा, मंडे से करना है, चलो फिर आ जाओ, एथिक्स का सवाल कर लें। हम 37 को मंडे को शुरू करेंगे। तुम लोगों ने तो भाई फेरी हुई, मुझे पता है। अगले हफ्ते से हम भी कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस पढ़ने का प्लान कर रहे हैं। ऐसा ना करो, मेरी कुछ और मजबूरियां हैं। अच्छा जी, क्या क्या शुक्र करते हो? और नहीं यार, काम भी तो उसी तरह से ज़्यादा बढ़ जाना है। अच्छा जी, यार को देखता हूँ कोई बन पाए तो। नई चीज़ तो पढ़ा नहीं सकता, कोई पेंडेंसीज जैसे कोई सवाल डिस्कस करने से रहते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें अगर को रहती हुई वो तो आ सकती हैं। उसके अलावा नया टॉपिक मैं नहीं दे पाऊँगा, आपको पता ही है। तो ऐसी कोई चीज़ें छोटी मोटी, जैसे ये कोई पास पेपर्स वगैरह हैं, इक्का दुक्का कोई यहाँ से रहा हुआ होता है, कुछ मिला जुला के कुछ। बाकी फिर अगर कोई खामखा कोई ऐसी चीज़ होती नज़र आती है कि यार ये कर सकते हैं तो कर भी सकते हैं, देख लें। बहरहाल लेक्चर्स होंगे सही। Briefly explain how Junaid may be in breach of fundamental principles of code of ethics. Also state potential threats Amir may face and how he should respond. तो ये जनाब आपका तावीज़ है। हाँ जी, आमिर अली ACA इज CFO एंड रिपोर्ट्स टू जुनेद जो कि FCA है। तो आमिर एक ACA है जो कि एम्प्लॉई है, और जुनेद है वो क्या है, बॉस हैं, दोनों चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। अच्छा, फाइनेंशियल ईयर ऑफ CL एंड्स ऑन 30th अप्रैल एंड इट्स प्रॉफिट फॉर द 9 months एंडेड 31 जनवरी वाज बिलो टारगेट। एक साल के अंदर 4 क्वार्टर्स होते हैं, आपको पता है, ठीक है? तो जो 9 month एंड हो रहे हैं, इनका ईयर एंड 30 जून होगा ना, तो यहाँ पे जो क्वार्टर एंड हुआ है उसमें जनाब इनके प्रॉफिट्स टारगेट से नीचे आ रहे हैं, ठीक है? प्रॉफिट फॉर द 9 months एंडेड, अगर 31 दिसंबर पे 9 months एंड हो रहे हैं तो जनवरी फरवरी मार्च इनका ईयर एंड होगा ना, 31 मार्च नहीं हो सकता, 1 अप्रैल से 31 मार्च वाला साल होगा ना इनका। 31 जनवरी 9 month एंडेड ऑन, सॉरी चलो ठीक है, जो भी है 31 जनवरी कर लो, जो भी है। बहरहाल वो 9 महीने जो इनके एंड हुए 31 जनवरी पे, उनमें इनके प्रॉफिट्स टारगेट से कम आ रहे हैं। अब टेंशन होगी, मैनेजमेंट ने एक मीटिंग होल्ड की फरवरी में। अब जुनेद साहब के पास कुछ, जुनेद कौन है, बॉस है, उसके पास कुछ प्रपोजल्स हैं ताकि इम्प्रूव हो सकें रिजल्ट्स। नंबर 1 कहता है एनुअल मेंटेनेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट विच इज ड्यू इन मार्च 19 शुड बी डेफर्ड टू प्रोडक्शन मैनेजर। अच्छा, वो क्या कह रहा है यार, मार्च में जो मेंटेनेंस करानी है, अप्रैल में ईयर एंड हो जाना है ना,
ठीक है, अप्रैल में ईयर एंड हो जाना है, कहाँ लिखा हुआ है ये ईयर एंड्स ऑन अप्रैल में ईयर एंड हो जाना है ना, तो मई में करा देना। क्यों कह रहे हो? क्योंकि रिपेयर पे अच्छा खासा, ठीक है, एक्सपेंस, और वो मेंटेनेंस ड्यू है और प्लांट की मेंटेनेंस है, अच्छा खासा इस पर खर्चा आ जाना है। तो वो कह रहा है कि इसको डिले कर लो, मई में ले जाओ, इससे फ़ायदा क्या होगा, प्रॉफिट्स बेहतर हो जाएंगे। इसने मशवरा दिया। लेकिन प्रोडक्शन मैनेजर कह रहा है भाईजान टेक्निकल आदमी मैं हूँ, आप तो सीईओ साहब हैं, मैं हूँ टेक्निकल, मैं इंजीनियर हूँ, मुझे पता है इस प्लांट का। उसने वार्न किया है कि डेफरल में अफेक्ट सेफ्टी ऑफ द प्लांट। अब देखो ना, अगर आपने एक शॉर्ट टर्म फायदे के लिए इसको डेफर किया और प्लांट में, जैसे मिसाल के तौर पे आपने अपनी गाड़ी का ऑयल चेंज ना कराया, ऑयल चेंज करा लेते तो 15,000 20,000 खर्चा होना था। आपके ऑयल ना चेंज कराने की वजह से, डिले करने की वजह से इंजन सीज हो गया, सफ़र पे जा रहे थे, आप पकड़ लो फिर। अब वही काम जो आपका 15-20 हज़ार में होना था, वो चला गया ना अब 4-5 लाख में। तो डिपेंड करता है गाड़ी कौन सी है, 2 लाख 4 लाख 6 लाख 8 लाख, कितना खर्चा होगा अब। तो छोटी सी आपने कोताही की जिस वजह से अब तो रिपेयर को डिले करना, मेंटेनेंस को डिले करना, अगर प्रोडक्शन मैनेजर कह रहा है कि ये रिस्की है, तो फिर इसमें तो बड़ा नुकसान होगा। अब कंपनी का बड़ा नुकसान कर रहे हैं हम और शॉर्ट टर्म फायदा करने की तरफ जा रहे हैं, ये मुनासिब तो नहीं है, उसका ये मशवरा मुनासिब नहीं है। लेकिन जुनेद तो जुनेद है ना, ठीक है, जुनेद कह रहा है यार मेंटेनेंस 2 साल पहले भी तो ऐसे ही हमने डिले की थी, कुछ नहीं हुआ था। ये क्या बात हुई? मैं क्या कह रहा है, 2 साल पहले भी हमने मेंटेनेंस डिले की थी, कुछ हुआ था, अब भी कर लो, कुछ नहीं होगा। ये पता नहीं उस वक्त क्या सर्कमस्टांसेस थे, प्लांट की क्या सूरत हाल थी। अभी प्रोडक्शन मैनेजर कह रहा है कि ये मुनासिब नहीं है। अच्छा, प्रोडक्शन मैनेजर की जान छोड़ दी उसने और अब आपकी जान पकड़ ली। Incorporation of new revaluation report of CS building should be deferred to next year as the resulting increase in valuation is substantial and would result in increase in depreciation for the year। अब वो कहने लगा, वो जी हमने रीवैल्यूएशन कराई थी ना, तो बहुत हाई जो है वो एसेट की वैल्यू हो गई है, इस वजह से जाहिर सी बात है, आपको पता है कि अगर रीवैल्यूएशन अपवर्ड हो तो डेप्रीसिएशन बढ़ती है, डेप्रिसिएशन बढ़ती है तो प्रॉफिट कम होता है। अब इसका जो असर हम निकालते हैं जाके, वो तो चेन इक्विटी के अंदर जाके निकालते हैं, पीएनएल के फेस पे तो डेप्रिसिएशन पड़ जाती है ना, प्रॉफिट्स तो ऐसे कम हो जाते हैं ना। बात समझ आई? तो वो क्या कह रहा है, यार ये नई रिवाइजन रिपोर्ट जो है ना सीएल की बिल्डिंग को जो हमने कराया, इसको अगले साल इनकॉर्पोरेट कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि सब्सटैंशियल इंक्रीज आया है और इस वजह से डेप्रिसिएशन बढ़ गई है। ठीक है, अब आपने कहा एक्सक्यूज मी सर, इवैल्यूएशन करवाई है हमने, तो कहने लगा यार आमिर कौन है, वो बेचारा सबॉर्डिनेट, आप, उसी ने तो इनिशिएट किया था रीवैल्यूएशन का प्रोसेस ड्यूरिंग द ईयर, क्योंकि फेयर वैल्यूज ऑफ बिल्डिंग्स हैड इंक्रीज्ड। अब ये रीवैल्यूएशन मॉडल पे होंगे ना, इसी वजह से IS 16 आमिर ने ताज़ा पढ़ा हुआ है, ACA है ना, वो FC है, वो शायद भूल गया है, या फिर बदनीति पर उतरा हुआ है। बहरहाल वो तो अगली लाइन बताएगी कि भूला है या बदनीति पे उतरा हुआ है। लेकिन आमिर ने रीवैल्यूएशन क्यों इनिशिएट की थी, क्योंकि मटेरियल डिफरेंस आ गया था बिल्डिंग की फेयर वैल्यू में। तो जाहिर सी बात है, वो नजर भी आ रहा है, वो कह रहा है बहुत सब्सटेंशियल इसका इंक्रीज आया वैल्यूएशन में। तो अब अगर रीवैल्यूएशन मॉडल आप फॉलो करते हैं तो स्टैंडर्ड क्या कहता है, आपने इस चीज को इंश्योर करना है कि बुक वैल्यू और फेयर वैल्यू में सब्सटेंशियल डिफरेंस ना आने पाए। तो ठीक है, तो आपने कहा जी देखें बात यह है, मैंने ही इनिशिएट किया था, उसकी वजह यह है। जुनेद कहता है, बॉस कहता है, यार बिल्डिंग्स को रीवैल्यू किया तो था लास्ट ईयर, और नो नीड ऑफ सच फ्रीक्वेंट रीवैल्यूएशंस। क्या कह रहा है, पिछले साल किया तो है, हर साल करना को जरूरी है। अब यहां पे आके सिर्फ प्रोफेशनल बिहेवियर, सिर्फ इंटेग्रिटी, सिर्फ ऑब्जेक्टिविटी की बात नहीं है, थोड़ी सी प्रोफेशनल कंपिटेंस भी इसकी मुझे तो शक में लग रही है कि उसको ये बात ही नहीं पता। वो क्या कह रहा है, ओ यार पिछले साल रिवैल्यू किया था, हर साल रिवैल्यू करने की जरूरत है। ओ भाईजान IS 16 कहता है कि जब मटेरियल डिफरेंस आए तो रीवैल्यू करो। उसको शायद ये पता नहीं है या वो भूल गया है। तो प्रोफेशनल कंपिटेंस में
ये मतलब होता है, इसीलिए कहते हैं कि सीपीडी आप कंटिन्यू प्रोफेशनल डेवलपमेंट करते रहें, ऐसे थोड़ा ही होता है। चलो जी ठीक है, ये 2 मशवरे देखो। पहले उसने कहा भाई मेंटेनेंस को डिले करें, प्रोडक्शन मैनेजर ने कहा सर खतरा है, खतरा है, बैठ जाओ, खतरा है। 2 साल पहले भी तो किया था, कुछ हुआ? अच्छा यार ये रिवेंस को अगले साल इनकॉर्पोरेट करेंगे। अब आप उठे, सर मटेरियल डिफरेंस है। अरे यार पिछले साल किया तो है, हर साल को करने की जरूरत है। चलो जी बस चाय पी ली, आप बोलना चाहिए मीटिंग कंक्लूड हो गई। अब ड्यू टू डोमिनेंट नेचर ऑफ जुनेद नन ऑफ द पार्टिसिपेंट अपोज्ड हिज व्यूज। फिर उसके बाद द समरी टू इंप्लीमेंट द अबव एक्शंस हैव बीन रिसीव्ड बाय आमिर। आमिर को फिर एक समरी रिसीव होगी, ईमेल आ गई, समरी आ गई, लिखा आ गया कि ये आप ऊपर वाले दोनों स्टेप्स क्या कर लो, इंप्लीमेंट कर लो। मतलब कह दो रिपेयर मेंटेनेंस क्या हो गई, डिले, और आप भी सुन लो इनकॉर्पोरेट नहीं होनी रिवैल्यूएशन। ठीक है, अब क्या कर रहा है जी जुनेद? इंटेग्रिटी और ऑब्जेक्टिविटी को ब्रीच कर रहा है, नहीं कर रहा? इंटेग्रिटी क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, क्या कह रहा है? रिवैल्यूएशन रिपोर्ट को इनकॉर्पोरेट लेट करो, मेंटेनेंस को डिले करो। इससे वो प्रॉफिट बढ़ाना चाह रहा है। क्यों कह रहा है? इससे वो प्रॉफिट बढ़ाना चाह रहा है। ठीक है ना? तो क्या कह रहा है? इनकॉर्पोरेट रिवैल्यूएशन की रिपोर्ट इनकॉर्पोरेट ना करो ताकि डेप्रिसिएशन कम आए, और मेंटेनेंस डिले करो ताकि प्रॉफिट ज़्यादा आए। डेप्शन उधर से डेप्शन कम हो जाएगी, प्रॉफिट बढ़ जाएगा, इधर से रिपेयर एक्सपेंस नहीं आएगा। तो ये कह रहा है। क्यों कह रहा है? वो इसलिए कह रहा है कि क्वार्टर एंडिंग 9 मंथ्स एंडिंग 31 जनवरी पर प्रॉफिट्स कम आए हैं, टारगेट से नीचे है, तो वो टारगेट्स को अचीव करना चाह रहा है। ठीक है, क्यों कह रहा है ये पता लग गया। तो तीसरी बात, भाई वो सही काम नहीं कर। अच्छा, साथ ही आप ये पॉइंट डाल सकते हैं, शायद सोल्यूशन में नहीं है पर आप डाल दीजिएगा, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस। आप ये कह सकते हैं प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस वाला पॉइंट लिखकर कि शायद उसको अपडेट नहीं किया उसने अपने नॉलेज को, ठीक है, जिस वजह से वो ये बात कर रहा है। हालांकि IAS 16 कहता है अगर रिवैल्यूएशन मॉडल तो है ना, पिछले साल किया, इस साल भी कर रहे हैं मॉडल, तो ये रिवैल्यूएशन यूज कर रहे हैं। तो स्टैंडर्ड ये कहता है कि आप इसको इंश्योर किया करें अगर रिवैल्यूएशन मॉडल में है तो ये मटेरियल डिफरेंस ना आए। तो मटेरियल डिफरेंस आया हुआ है, तो वो कह रहा है जी सच फ्रीक्वेंट रिवैल्यूएशन की जरूरत नहीं है। तो ये पॉइंट भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। लेकिन प्रोफेशनल बिहेवियर तो है ही कि वो जो कह रहा है, वो जो कह रहा है वो सही नहीं कह रहा, वो बदनीयती पर मबनी है। और वो जब उठ के गया तो लोगों ने कहा देखा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते ही ऐसे। ठीक है, तो ये 3 हो गए। ठीक है, चौथा जबरदस्ती मैंने डलवाया है। एम्प्लॉय फेस करेगा इंटिमिडिएशन थ्रेट। कह रहे जी डोमिनेंट नेचर है उसकी, इस वजह से वो एम्प्लॉय फेस कर रहा है इंटिमिडिएशन थ्रेट। लेकिन आखिरी लाइन जो पड़ी हुई है वो मैंने पढ़ाई नहीं थी, वो क्या है? आमिर ने अभी अप्लाई किया इंटरेस्ट फ्री कार लोन के लिए, विच इज एक्सपेक्टेड टू बी अप्रूव्ड इन। अब अगर वो ये काम नहीं करता तो CEO ने लोन दे देना है। अब यहाँ पे उसका सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट भी आ रहा है। इनको लिखने की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मारे जाओगे। तो ये जो हमने सिनेरियो 1 किया है ना जी, बोथ बॉस एंड एम्प्लॉय आर CA। बॉस सेड टू एम्प्लॉय टू मेक रॉन्ग जर्नल एंट्रीज, टू प्रोसेस रॉन्ग पेमेंट, टू प्रिपेयर नोट वगैरह जो मिसलीडिंग है वगैरह वगैरह। तो बॉस इज इन ब्रीच ऑफ और एम्प्लॉय इज फेसिंग। और अगर कोई इंसेंटिव एडेड है तो नॉर्मली ये होता है, लेकिन पास पेपर 1 के अंदर मैंने ज़रा प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस भी डाला बीच में। ठीक है, तो इसके साथ 1 और 5 क्वेश्चंस ये मैंने करवा दिए हैं। 3, 4 और 7 ये भी आपका होमवर्क है। ठीक है, अच्छा दूसरी किस्म का सवाल क्या है? दूसरी किस्म के अंदर आप तो CA हैं, लेकिन आपने कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को यूज़ किया है अपने लिए और अपने किसी फ्रेंड के लिए या फैमिली मेंबर के लिए। तो ये अब सिनेरियो बदल गया, बॉस एम्प्लॉय वाला मामला नहीं है। ठीक है, अब आपने फंडामेंटल प्रिंसिपल ब्रीच करने हैं और आपको ही थ्रेट आ रहा है। ब्रीच क्या कर रहे हैं? कॉन्फिडेंशियलिटी और प्रोफेशनल बिहेवियर। पता लग गया सफायर के प्रॉफिट्स बहुत हायर हैं इस दफ़ा, तो आप दोस्तों क्या कह रहे हैं? उस्ताद शेयर खरीद ले शेयर्स। मैं बता रहा हूँ जैसे ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पब्लिश होना है ना, तो है शूट करना है इनके शेयर्स ने, डिमांड जो बढ़नी है। EPS तुमने देखी नहीं इसकी, ले लो शेयर्स, फायदे में रह जाओगे। भाई हूँ, मशवरा दे रहा हूँ भाई, तुम भाई हो, कॉन्फिडेंशियलिटी कहाँ गया तुम्हारा? प्रोफेशनल बिहेवियर भी कोई चीज़ है।
तुम्हें अपनी इस प्रोफेशनल एंगेजमेंट की वजह से जो इंफॉर्मेशन मिली है तुम उसे लोगों को बताते फिर रहे हो, ठीक है। तो क्या ब्रीच कर रहे हो? कॉन्फिडेंशियलिटी। और थ्रेट भी तुम ही फेस कर रहे हो। थ्रेट क्या है? सेल्फ इंटरेस्ट, अपना, अपनी घरवाली का फायदा, अपने बच्चों का फायदा, अपने अम्मा अब्बा का, अपने बहन भाइयों का, या अपने किसी दोस्त का फायदा। फेमिलियरिटी थ्रेट भी होता है इसके अंदर। बहरहाल ये सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट नॉर्मली इसमें फेस कर रहे होते हैं। और ये जो तीसरा है ना, ये मैंने आपको, सवाल कोई नहीं था लेकिन मैं इसमें कह सकता हूं कि पास पेपर 1 में जबरदस्ती ये चीज भी हमने डाली। कहीं और भी किसी और चैप्टर में भी एक आधी जगह पे ये यूज होगा। आगे I37 के क्वेश्चन में ना ये यू भी कर देता है, इफ्रिक 1 हमने पढ़ना है ना, तो उसके साथ वो इसको अटैच कर देता है, ठीक है। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ब्रीच्ड, कौन से जी? प्रोफेशनल कंपिटेंस एंड ड्यू केयर। कब? जब सीए इज हैविंग नो और लिटिल नॉलेज ऑफ IFRS, ठीक है, सही है। तो ये उस पहले वाले में ही फिट हो गया है। अब इसके अंदर बस यही तरीका है सॉल्व करने का। आपको डेड लाइन मैंने याद करवाई हुई है, अब यही तरीका है सॉल्व करने का इनको, ठीक है। अब चूंकि मंडे से मैंने आपको वो बचे कुचे सफ़े ज़रा थोड़े बहुत रीड कराने और फिर MCQs में जो कमी बेशी रह जाए वो पूरी करनी है। तो ये क्वेश्चंस आपके सारे रिटन फॉर्म में मैंने देखने हैं, ठीक है, सारे, ठीक है। तीसरा, चौथा, सातवां, दूसरा और छठवां। आ जाओ जरा होमवर्क के साथ लिखवाओ मुझे। और ना करो तुम लोग IS37 एथिक्स पास पेपर 2। अच्छा सारे तरतीब से ही लिख दो, खैर है, अब उसमें जज खुद कर लेना देख के, ठीक है। 2, 3, 4, 5 करा दिया, 6 और 7। लेकिन ये रिटन फॉर्म में देखूंगा मैं। यही एक तरीका है वो डेडलाइन याद करने का। कोई बात नहीं, आप पहले 3 सवालों में उसको देख कर लिखेंगे, चौथे में उसको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। और वो जो बात है ना, जो डेडलाइन कहा था याद करनी है, वो पर्चे में आधी भी याद रह गई, एनफ है, ठीक है। वो आधी भी लिख ली तो आगे फिर सिचुएशन के साथ उसको मिक्स करना होता है, ठीक है, सही है। सेफ गार्ड हो, सेफ गार्ड की तो बात ही नहीं की। आतिफ क्या करेगा? आतिफ था ना, आतिफ क्या करेगा जी? सबसे पहले तो सेफ गार्ड लिखे हुए हैं ना, कैसे रिस्पॉन्ड करे। तो सबसे पहले क्या करेगा आतिफ? कोशिश करेगा, अपने सुपीरियर से मशवरा करेगा और कोशिश करेगा कि ये थ्रेट एक्सेप्टेबल लेवल पे आ जाए। और अगर वो एक्सेप्टेबल लेवल पे ना आ रहा हो तो फिर डिस्कस करेगा, डायरेक्टर्स को बताएगा, कोई विसल ब्लोइंग पॉलिसी देखेगा, कोई ऑडिट कमेटी वगैरह को बताएगा, इंटरनल एक्सटर्नल ऑडिटर को बताएगा, ना काम चला तो ICAP को, SECB को बताएगा, लीगल काउंसिल, लीगल एडवाइजर से मशवरा करेगा और फिर अगर कुछ भी ना बन पाया तो रिजाइन। तो वो पास पेपर 5 के अंदर हमने याद किए थे सेफ गार्ड्स, वही सबसे अच्छे हैं, ठीक है। बाकी फिर बस हल्का फुल्का उसके अंदर कुछ 2-4 पॉइंट्स अहम हैं हर पेज के अंदर, तो वो 1 बाय 1 करके पढ़ना है, लेकिन इसको आपने पूरा कर लेना है। MCQs फिर वो पेजेस पढ़ने के बाद ही इंशाल्लाह हम कर रहे होंगे, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।